हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि इस चैनल पे एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं और एनसीईआरटी में हम लोग सबसे पहले कवर कर रहे हैं जियोग्राफी में हम लोगों ने 2 चैप्टर कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे तीसरा चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चैनल हमारा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। दोस्तों, इस चैप्टर की पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लें। चैनल का नाम है स्टडी विद समर 2.0। आप लोगों को चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप यहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पृथ्वी की गतियाँ की बात करें तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे संक्षेप में जो क्वेश्चन बन रहे हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। लीप वर्ष क्या है? उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। विषुव क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है क्यों? ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है क्यों? इसमें हम आगे देखेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है घूर्णन, परिक्रमा या झुकाव। आगे हम देखेंगे इसमें सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च को या 21 जून को या 22 दिसंबर को। तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से बनते हैं। आप लोग इस चैप्टर को आसानी से हमारे साथ कवर कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और चैप्टर भी बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को अपने। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, एक घूर्णन दूसरा परिक्रमण। तो हमको यहाँ से ये पता चलता है कि पृथ्वी 2 तरीके की गति करती है, एक घूर्णन एक परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है अगर वो अपने अक्ष पे घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। और अगर पृथ्वी सूर्य के एक स्थित कक्ष में चारों तरफ अगर परिक्रमण कर रही है, घूमती है, तो उसे गति करती है, तो उसे परिक्रमण कहते हैं। आगे हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। आप ये देखें, अगर ये पृथ्वी है, आपको सबसे पहले ये बता दें हम कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये पश्चिम, तो यहाँ से पृथ्वी जो है, पृथ्वी यहाँ से गति करेगी पश्चिम से पूरब की साइड में, यानी कि ऐसे इस तरीके से जो है पृथ्वी वो घूर्णन करती है। और इसमें हम आगे देखेंगे कि परिक्रमण, ये मान लो ये सूर्य है और ये पृथ्वी, तो पृथ्वी जो एक स्थित कक्ष में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो इसी को गति करती है, तो इसी को परिक्रमण कहा जाता है। इस तरीके से हमारा ये पॉइंट कवर होता है। आगे हम देखेंगे उपसौर। अब हम देखेंगे इसमें उपसौर किसे कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, अभी हमने देखा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो वही कह रहे हैं कि ये जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसमें चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये स्थिति बन रही है, जब ये पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाते लगाते सूर्य के यहाँ पे नज़दीक आ जाती है तो ये ऐसी स्थिति में इसे उपसौर कहा जाता है। और ऐसी स्थिति जो है वो 3 जनवरी को होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि उपसौर की स्थिति कब बनती है, वो 3 जनवरी को बनती है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते बिल्कुल सूर्य के नज़दीक आ जाती है तो ऐसी स्थिति में उपसौर कहा जाता है और ये 3 जनवरी को होता है।
अब हम इसमें आगे देखेंगे अपसौर। अपसौर जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। अभी हमने देखा कि पृथ्वी जब सूर्य के नज़दीक होती है तो उपसौर बनता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है जब सूर्य के सबसे दूर पे होती है, दूर जगह पे होती है, तो ऐसी स्थिति में अपसौर कहा जाता है। और ये स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है। आप ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखें, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। आप आगे देखेंगे, इस चीज़ को चित्र के माध्यम से हम समझाएंगे। ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को कि पृथ्वी का जो कक्षीय सतह है, समतल है, इसको जो है ये कह रहे हैं कि ये एक काल्पनिक रेखा है और यहाँ से पृथ्वी कक्षीय सतह से जो है वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और आपको हमने पहले बता दिया कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो वो यहाँ पे आप देखेंगे कि पृथ्वी जो है ये कक्षीय समतल हो गया और ये पृथ्वी का अक्ष है और यहाँ से जो है पृथ्वी अपने अक्ष से जो है 23.5 डिग्री, ये वाला हिस्सा, यहाँ से पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहे हैं कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। हमने बता दिया कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है, इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अभी हमने आपको ये समझा दिया। आगे हम देखेंगे, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। ये चीज़ हमने देख लिया है अभी चित्र के माध्यम से, इसकी बात कर रहे हैं, ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं। चलिए हम आगे देखेंगे। अब पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। हम पहले कक्षाओं में पढ़ लिए हैं। जो यहाँ पे नए बच्चे हैं वो पहले की कक्षाओं को देख लेंगे तो ये चीज़ उन्हें समझ में आएगी कि पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह के पास खुद का प्रकाश ऊष्मा नहीं होता, बल्कि वो तारों या सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं। तो ये वही बात कर रहे हैं कि जो है पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। दूसरा, पृथ्वी का आकार गोले के समान है। आपने सुना होगा कि पृथ्वी अंडाकार है, यानी कि गोले के समान है, गोलाकार है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब आप ये देखेंगे कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार होने की वजह से सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के केवल आधे भाग पर ही पड़ता है, जबकि आधे भाग पर नहीं पड़ता है। ये अभी हम आगे इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। सूर्य की ओर आने वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा वाले भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पे रात्रि होती है। तो यहाँ ये दोनों पॉइंट को हम आप चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि यहाँ पे एक समय में सिर्फ आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो आगे वही चीज़ कह रहे हैं कि जहाँ पे रोशनी प्राप्त होती है वहाँ पे दिन होगा और जहाँ पे रोशनी नहीं प्राप्त होती वहाँ पे रात्रि होगी। इस चीज़ को हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। यहाँ देखें आप कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। अब सूर्य का ये जो भाग है, ये पृथ्वी का जो भाग है, सूर्य की रोशनी यहाँ पे सीधे पड़ रही है, जबकि पृथ्वी गोलाकार होने की वजह से इस वाले भाग पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचेगी। तो आपने पहले देखा कि जहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुँचेगी वहाँ पे तो दिन होगा, यानी कि यहाँ पे रोशनी पहुँच रही है, सूर्य की यहाँ पे रोशनी पहुँच रही है तो यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा। जबकि इसके विपरीत जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच रही है, यानी कि इस वाले हिस्से में यहाँ पे क्या होगा, रात्रि होगी। इसी बात को ये समझाने की कोशिश की है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब प्रदीप्त वृत्त ऐसी ऊर्ध्वाधर रेखा जो दिन व रात को अलग करती हो प्रदीप्त वृत्त रेखा कहलाती है। अभी हमने देखा कि सूर्य के सामने जो हिस्सा पृथ्वी का पड़ेगा वहाँ पे दिन होगा और जो हिस्सा सूर्य के विपरीत हो, पृथ्वी के जो विपरीत हिस्सा होगा जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचेगी वहाँ पे रात्रि होगा।
तो सूर्य जो दिन और रात को, जो ऊर्ध्वाधर रेखा दिन और रात को अलग कर रही है, उसी को जो है प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। ये इस वाली रेखा को, ये दिन वाला हिस्सा हो गया और ये वाला हिस्सा जो है रात्रि का हो गया। तो इस हिस्से को जो अलग कर रहा है, इसी को प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। आगे की लाइनों में ये यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखा जो दिन व रात को अलग करती हो, प्रदीप्त वृत्त रेखा कहलाती है। इस चीज़ को अब हम आसानी से समझ गए हैं कि ऐसी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा जो दिन और रात को अलग करती है, वो प्रदीप्त वृत्त कहलाती है। चलिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। देखिए, ये क्या कहना चाहते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर यानी कि घूर्णन कितने घंटे में पूरा करती है? 24 घंटे में घूर्णन पूरा करती है। तो ये इस अगली लाइन में जो है वो यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे घूर्णन जो है वो 24 घंटे में पूरा करती है और 24 घंटे में पूरा करती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। तो ये जो घूर्णन करती है पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है अपने अक्ष पे, तो उसी को जो है दिन कहा जाता है और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की दैनिक गति क्या है? घूर्णन जो है वो पृथ्वी की दैनिक गति है और इसी की वजह से, घूर्णन की वजह से दिन और रात होता है। और पृथ्वी जो है एक घूर्णन कितने घंटे में पूरा कर लेती है? 24 घंटे में। चलिए, अब हम आगे देखेंगे। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। हमने देखा कि पृथ्वी दो तरीके की गति कर रही, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। घूर्णन के बारे में हमने समझ लिया कि घूर्णन की वजह से दिन और रात होता है और एक घूर्णन कितने घंटे में पूरा होता है? 24 घंटे में। अब यहाँ पे कहना है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। हमने इसके पहले पढ़ लिया इस चीज़ को। तो इसकी वजह से क्या होता है ये हम आगे देखेंगे कि पृथ्वी एक वर्ष यानी कि 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इस चीज़ को अब याद रखेंगे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का कितने दिनों में चक्कर लगाती है? 365 दिन। 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो आप जो है यहाँ पे ध्यान दिए कि पृथ्वी एक वर्ष 365 दिन यानी और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि एक वर्ष जो है वो कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक चक्कर जो है वो 365 दिन 6 घंटे में पूरा करता है, जबकि हम लोग मानते हैं कि एक वर्ष कितने दिन में होता है, कितने दिन का होता है? 365 दिन का। तो 6 घंटे जो है हम वो अपनी सुविधा के हिसाब से उस चीज़ को नहीं जोड़ते हैं। इसको हम आगे देखेंगे कि क्यों नहीं जोड़ते हैं इस चीज़ को, वो हम आगे देखेंगे। आप इतना ध्यान रखें कि हम एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं और 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। इसमें आगे देखिए हम, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी कैसी है? गोल है और वो अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। ये किसने बताया था? आर्यभट्ट ने, जो एक खगोल शास्त्री थे। चलिए हम आगे देखते हैं। अब ये देखें कि जो 6 घंटे था उसको हम क्यों नहीं जोड़ते थे। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर होता है। अगर हम एक साल में 6 घंटे को देखें जो बच जाता था, और इस हिसाब से अगर हम 4 साल में देखें कि 4 साल में कितने घंटे हो जाते हैं, तो 24 घंटे हो जाते हैं। अब हमें ये पता है कि 24 घंटे में एक दिन होता है। अब 24 घंटे में हमें ये पता है कि एक दिन होता है। तो ये वही चीज़ बता रहे हैं कि 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। तो जो ये एक दिन बच जाता है, इसको हम कब जोड़ते हैं? फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं। यानी कि 4 साल में एक दिन जो बन जाता है, 6 घंटे मिलकर एक दिन जो बन जाता है, उसको हम कब जोड़ते हैं? फरवरी के महीने में उसको जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी का माह जो है वो 28 के बदले कितने का दिन का हो जाता है? 29 दिन का।
तो जो हम 6 घंटे मिला के एक दिन बन रहा था, जब हम उसको हर चौथे साल जब जोड़ देंगे तो फरवरी 28 की जगह कितना हो जाएगा, 29 दिन का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। जब फरवरी का महीना जो है वो 29 दिन का हो जाएगा तो वर्ष कितने दिन का हो जाएगा, 365 की जगह 366 दिन का। तो ऐसे वर्ष को हम क्या कहते हैं, लीपी वर्ष कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें हम आगे देखेंगे कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसमें कुछ है नहीं, हमने इसके बारे में पहले पढ़ लिया कि पृथ्वी जो है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके आगे हम देखेंगे सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा गया है। एक वर्ष में आपको पता ही होगा कि एक ही वर्ष में गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बसंत भी आता है और शरद भी आता है। क्यों आता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। बस इतना आप याद रखें कि एक वर्ष में सारी ऋतुएं आती हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब ये जो ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है वो किस वजह से आता है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन जो होता है उसके कारण जो है, जो चक्कर लगाती है। और पृथ्वी को आपको पता ही है कि हमने बता ही दिया कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसी के कारण जो पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर एक अक्ष पे चक्कर लगा रही है, उसके कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन आता है। कैसे, इसको हम आगे देखेंगे। ये देखिए आप, अब ये मान लें ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। पृथ्वी ऐसे एक वृत्ताकार पथ पर जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो इसके कारण जो है पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो सूर्य की रोशनी, सूर्य का जो प्रकाश है जहाँ पे पड़ेगा वहाँ पे तो जो है गर्मी होगी और दिन होगा, और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा जिस हिस्से में, वहाँ पे रात्रि होगी और जो है वहाँ पे क्या होगा, शीत पड़ेगी, यानी कि शरद ऋतु होगा, शरद होगा, शीत होगा। तो इसी तरीके से पृथ्वी जो है अपने घूर्णन के साथ साथ जो परिक्रमा करती है सूर्य का, तो उसी हिसाब से पृथ्वी के सभी गोलार्ध में, जो दोनों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में परिवर्तन होने के कारण कभी इस हिस्से में जो है, अगर यहाँ हिस्से में, यहाँ इस जगह पे यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, तो इसी के अपोजिट जब यहाँ पे वो वाला हिस्सा अपोजिट चला जाएगा, दूसरा हिस्सा जो अपोजिट वाला था, विपरीत वाला, वो सामने सूर्य के आ जाएगा, तो वहाँ पे गर्मी हो जाएगी और उसके दूसरे हिस्से पे शीत हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे 6 महीने की रात्रि हो जाएगी, और उसके जो सामने हिस्सा आ जाएगा सूर्य के, वहाँ पे 6 महीने का दिन हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ से समझाने की कोशिश की है। आप इस चीज़ को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे जो डेट दी गई हैं, तारीखें दी गई हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि कब जो है शीत ऋतु होता है, कब बसंत होता है और कब ग्रीष्म होता है। तो आप याद रखेंगे कि 21 दिसंबर को शीत ऋतु होता है और 21 मार्च को बसंत, 21 जनवरी को ग्रीष्म होता है और 23 सितंबर को शरद होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में, ये नीचे वाला हिस्सा यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा और यहाँ पे 6 महीने का दिन होगा। और उसी के विपरीत यहाँ पे जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पे शीत ऋतु होगी और यहाँ पे 6 महीने की रात्रि होगी। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत। इस स्थिति को क्या कहेंगे, दक्षिणी अयनांत, यानी कि जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही है, जिस हिस्से में रोशनी नहीं पड़ रही है, वहाँ पे जो है हम देखेंगे जिस हिस्से में रोशनी नहीं पड़ रही वहाँ पे शीत ऋतु होता है और वहाँ पे जो है वो 6 महीने की रात्रि होती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, वो दक्षिणी अयनांत है। और ये कब होता है, ये होता है 22 दिसंबर को। कब होता है ये, 22 दिसंबर को ये स्थिति होती है। ये देखिए आप कि इस हिस्से में जो है, इस हिस्से में तो रोशनी है और यहाँ पे गर्मी हो रही है, जबकि इस वाले हिस्से में रोशनी नहीं है, यहाँ पे शीत पड़ रही है और यहाँ पे जो है 6 महीने की रात्रि है। तो ऐसी स्थिति में जो है इस यहाँ पे दक्षिणी अयनांत होगा और ये होता है 22 दिसंबर को। आप इस डेट को याद रखेंगे कि दक्षिणी अयनांत कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। आप यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे इसके अपोजिट देखेंगे, इसके विपरीत देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब सूर्य की रोशनी जो है यहाँ पे पड़ रही है और ये वाला हिस्सा जो है वो
सूर्य के प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु पड़ रही है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत। और ये कब होता है? 21 जून को। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई और इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे, वो जो हम इसमें चित्र के माध्यम से समझ लिए हैं वही यहाँ पे आगे जो है दिया हुआ है। इस चीज़ को हम ऐसे ध्यान में रख लेते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ये कह रहे हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर, उत्तरी गोलार्ध में ये विषुवत है, ये कर्क है, ये मकर है, यानी कि यहाँ पे इस वाले कर्क पे कह रहे हैं कि जो है कर्क रेखा पर सबसे लंबा दिन, यहाँ पे सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। कब? 21 जून को। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर, 22 दिसंबर को दक्षिणी जो ध्रुव है, ये वाला जो ध्रुव है, दक्षिणी वाला ध्रुव, ये क्या है कि सूर्य की ओर झुका होता है। ये सूर्य की ओर झुका होता है, तो जो सूर्य की ओर झुके होने के कारण जो है मकर रेखा पर, अब जो मकर रेखा है, नीचे वाली रेखा, विषुवत रेखा के नीचे जो रेखा है मकर रेखा, यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। तो पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत कब बनता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। आप लोगों को ये चीज़ पता ही होगा कि ग्रीष्म ऋतु में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है 25 दिसंबर को। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ जो है 25 दिसंबर को ठंड पड़ रही होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी और वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होता है और वहाँ पे जो है वो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है हम उसके विपरीत ध्रुव पे हैं, अयनांत में हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ शरद होती है तो वहाँ पे ग्रीष्म होता है। चलिए हम आगे अब देखेंगे। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। आप इस चीज़ को अब ध्यान रखेंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर ये दिन ऐसा होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती हैं और कोई भी ध्रुव किसी भी तरह सूर्य की तरफ झुका नहीं होता। इसलिए ऐसी स्थिति में जो है पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है? वो समान होता है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? विषुव कहा जाता है। जब दिन और रात समान होती है, कोई भी ध्रुव किसी जो है सूर्य की तरफ झुका नहीं होता और जहाँ पे दिन और रात्रि समान होती है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। और ये कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब हमने जो कुछ भी देखा तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वी का घूर्णन है, जो पृथ्वी की घूर्णन है और जो पृथ्वी का परिक्रमण है, इसी की वजह से जो है दिन रात और जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आपने पढ़ लिया कि घूर्णन की वजह से दिन रात और परिक्रमण की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं इन क्वेश्चन को आप देख लेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण हमने बता ही दिया, घूर्णन और परिक्रमण को भी बता दिया, लीप वर्ष किसे कहते हैं ये भी बता दिया, उत्तर एवं दक्षिण अयनांत में अंतर आपको ये हमने समझा ही दिया कि उत्तर अयनांत और दक्षिणी अयनांत कब बनता है। तो आप इसमें अंतर आसानी से लिख सकते हैं। अब विषुव क्या है ये भी अब आप समझ सकते हैं। इस तरीके जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं इन सब के बारे में हमने अच्छे से चैप्टर में देख लिया है। अब आप इसे लिखने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जो
बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन हैं, आप इनको जो है इनको भी हल करने की कोशिश करिएगा कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती हैं। सारा हमने इन सब क्वेश्चन को समझा दिया है। आप लोग इन क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और PDF जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि हम PDF पहले प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद क्लासेस अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।